आज हम लोग शुरू करते हैं आज का क्विज, जिसमें चर्चा करने वाले हैं हम लोग सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और कटिबंध के बारे में। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और कटिबंध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सूर्य ग्रहण क्या है? मतलब सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन? सूर्य और पृथ्वी के बीच में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने से सूर्य ग्रहण लगता है। अगर ये बीच में चंदा मामा आ जाए तो कौन ग्रहण? सूर्य ग्रहण। चंदा मामा आ जाए तो सूर्य ग्रहण। अच्छा, सूर्य ग्रहण कौन सा दिन लगता है? अमावस्या के दिन। कौन सा दिन? कौन सा दिन? तो सूर्य ग्रहण से सिर्फ दो ही बात याद रखने की जरूरत है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। पहला बात। दूसरा बात याद रखना है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या की रात, अमावस्या को लगता है। इतने दिमाग में रखना है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। अब रह गई बात चंद्र ग्रहण का। तो चंद्र ग्रहण बताओ। मतलब बीच में पृथ्वी इस बार आ जाती है। बीच में पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण। किसके किसके बीच में? सूर्य और चंद्रमा के बीच में तो कौन ग्रहण लगता है? अच्छा, चंद्र ग्रहण कौन से दिन लगता है? मतलब इसमें भी मुख्य रूप से दो बातों को याद रखने की जरूरत है। सबसे पहली बात कि किसके बीच में? सूर्य और चंद्रमा के बीच में धरती माता आ जाए। ट्रिक से याद करो, एक बार माता और एक बार माता का भाई है ना, एक बार माता और एक बार माता का भाई। माता बोले तो धरती माता पृथ्वी, और एक बार है चंद्रमा। यही दोनों आता है ना, यानी कहा तो एक बार माँ आता है, एक बार मामा आता है बीच में। ये ट्रिक लगाना याद रखना, एक बार माँ एक बार मामा, एक बार माँ एक बार मामा। माँ का मतलब पृथ्वी, माँ का मतलब पृथ्वी। पृथ्वी किसके किसके बीच में आ जाए तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। मतलब पृथ्वी बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण, चंद्रमा बीच में आ जाए तो पृथ्वी बीच में आ जाए तो पृथ्वी को आने से चंद्र ग्रहण। पृथ्वी को आने से दिमाग में सेट हो गया। और चंद्रमा को आने से सूर्य ग्रहण। अब दूसरा बात, पृथ्वी जब बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण। सही बात। कौन सा दिन लगता है चंद्र ग्रहण? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की दिन। और सूर्य ग्रहण मुझे लगता है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से कोई दिक्कत नहीं है। ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में चारे बात तो याद रखना है ना, चारे बात याद रखना है। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कटिबंध के बारे में। कोई बताएगा कटिबंध क्या है? प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार में बांटा जाता है। कटिबंध के 4 प्रकार होते हैं। ले बोल। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर जो बांटा जाता है उन्हीं भागों को हम कटिबंध कहते हैं। कटिबंध 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार है कटिबंध का? उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध। ध्रुवीय कटिबंध, बहुत बढ़िया। चल, अब अगला है कि उष्ण कटिबंध क्या है, बताओ। विषुवत रेखा पर 30 डिग्री से दक्षिण और उत्तर के बीच स्थित क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। और यहाँ पर सूर्य शीर्ष वर्ष में 2 बार शीर्ष पर होता है और यहाँ का तापमान मतलब विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण के भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं, है ना। 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। कौन रेखा से? विषुवत रेखा से। कौन रेखा से? विषुवत रेखा से। विषुवत रेखा मान लीजिए बीच, विषुवत रेखा है बीच में, इसके 30 डिग्री ऊपर चढ़ जाए, ऊपर बोले तो उत्तर, और 30 डिग्री नीचे चले जाए तो यहाँ से 30 डिग्री और 30 डिग्री का जो ये लंबा क्षेत्र जो बनेगा
जो भी कवर करेगा क्षेत्र, उस कवर को हम लोग क्या कहेंगे? कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसमें एक बात और बताई थी, इसमें भी दो बात याद रखना। एक बात तो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात इसका है कि यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है या होता है ना, पूरा शीर्ष पर रहता है। इस भाग का मौसम सदैव क्या रहता है? हम लोग भी देखते हैं कि दिन के समय, दोपहर के समय एकदम सूर्य बिल्कुल शीर्ष पर होता है, जिसके कारण गर्मी अत्यधिक होती है, गर्मी ज्यादा होती है। समझ में आ रहा बात? चलो अब अगला पॉइंट है उष्ण कटिबंध, तो हम लोग पढ़ लिए। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। कौन सा जोन है ये? अब बताएं उपोष्ण कटिबंध। बताओ उपोष्ण कटिबंध क्या है? 30 डिग्री से 45 डिग्री से लेके दक्षिण में अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को हम उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। अच्छा, मतलब 30 डिग्री 45 है ना, हाँ, 30 डिग्री एवं 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित क्षेत्र को, है ना, क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। कौन कटिबंध? उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। उपोष्ण कटिबंध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन। अच्छा, 30 डिग्री एवं 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच का जगह या क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। कैसा कटिबंध? उपोष्ण कटिबंध। अच्छा, इसका एक और बात, दूसरी बात क्या है? कुछ महीने ताप अधिक होता है, कुछ महीने ताप कम होता है। यहाँ कुछ महीने ताप अधिक होता है और कुछ महीने ताप कम होता है। कहाँ पर? उपोष्ण कटिबंध में। कहाँ? उपोष्ण कटिबंध में। अच्छा, डिग्री कहाँ से कहाँ तक है इसका? 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक। मतलब 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र ही उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। अच्छा, तो यहाँ कुछ महीने गर्मी, कुछ महीने ठंडा। समझ में आ रहा बात? यहाँ दोनों चीज मिक्स रहे। इससे पहले जो हम लोग पढ़े उष्ण में इसमें मिक्स नहीं था, और डायरेक्ट उसमें क्या था? गर्मी था। वहां सूर्य हमेशा महीने में 2 बार कहाँ रहता था? शीर्ष पर रहता था, वर्ष में। अब शीतोष्ण कटिबंध क्या है बताओ? 45 डिग्री से लेकर शीतोष्ण का मतलब टेम्परेट जोन, बताओ। 45 डिग्री से लेकर 66 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं चमकता है, इसकी तिरछी किरणें आती है और यहाँ तापमान अत्यधिक नहीं होता है। अच्छा, मतलब इसको डिग्री के, अगर इसका एरिया की बात करें तो इसका एरिया 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी है। 45 से कितना? 66 उत्तरी और दक्षिणी। तो ये कौन कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध। अगर 30 से 45 रहे तो उपोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। 30 डिग्री 30 से 45 रहे तो उपोष्ण कटिबंध। 30 से 45 रहे तो, उपोष्ण कटिबंध। और 45 से 66 रहे तो शीतोष्ण कटिबंध। अच्छा, शीतोष्ण कटिबंध में सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, हाँ। और उपोष्ण कटिबंध में सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। कभी मतलब क्या रहता है? एक वर्ष में एक बार कुछ गर्म रहता है और कुछ ठंडा रहता है। ये गर्म और ठंडा किस में है? उपोष्ण कटिबंध में। कौन कटिबंध? उपोष्ण कटिबंध में। और उसका डिग्री क्या है? 30 डिग्री से 45 डिग्री। अच्छा, शीतोष्ण जो पढ़ रहे हैं उसका डिग्री क्या है? 45 डिग्री से 66 डिग्री। 45 डिग्री से 66 डिग्री। अच्छा, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र। चलो, अच्छी बात है। यहाँ सूर्य की किरण क्या पड़ता है? और तिरछी पड़ने के कारण यहाँ ताप क्या होता है? कम होता है। जब सूर्य की किरण तिरछी पड़ेगा तो ताप कम रहेगा, गर्मी कम होगा। देखते हैं हम लोग, जब सुबह सुबह होता है तो सुबह गर्मी कम रहता है क्योंकि तिरछी किरण पड़ती है, और साथ ही साथ शाम के समय में भी तिरछा किरण पड़ने के कारण हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, है ना, वो इलाका क्या होता है? ठंड होता है, थोड़ा सा ताप कम होता है, या दोपहर के समय में ताप ज्यादा होता है। अब चलो पढ़ते हैं ध्रुवीय कटिबंध। कौन कटिबंध? ध्रुवीय कटिबंध। कौन कटिबंध? ध्रुवीय कटिबंध। इसका डिग्री बता दो। 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बीच के क्षेत्र को 66 से 90 डिग्री। 66 से 90 डिग्री। 66 से 90 डिग्री। कोई तुम्हारे जैसा भी होगा वहाँ 66 वाला। 66 से कहाँ तक? 90 डिग्री।
अगर इतने के बीच का जो अक्षांश का क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? ध्रुवीय कटिबंध कहलाएगा। कौन कटिबंध? ध्रुवीय कटिबंध। इंग्लिश में ध्रुवीय कटिबंध को क्या बोलते हैं? पोलर जोन। क्या बोलते हैं? पोलर जोन। क्या बोलते हैं? पोलर जोन। अच्छा, ये बर्फ से हमेशा क्या होता है? यहाँ पर ठंडी क्षेत्र होती बर्फ से हमेशा जमा हुआ रहता तो मतलब सबसे ठंड यही ना पड़ता है। अच्छा, सबसे गर्मी कहाँ पड़ता है? उष्ण में। कटिबंध में वहां सूर्य की किरण एकदम सीधी पड़ती है। उससे थोड़ा दो राहत मिलता है, अगर कम उपोष्ण में। उपोष्ण में थोड़ा गर्मी भी मिलता है और थोड़ा ठंडा भी मिलता है। अच्छा, तिरछी किरण कौन कटिबंध में? शीतोष्ण कटिबंध में। शीतोष्ण में। तिरछी शीतोष्ण कटिबंध में और ध्रुवीय में क्या होता है? बर्फीली जगह रहती है, यहाँ तापमान ना के बराबर होता है। मतलब पूरा बर्फ यहाँ चलता है, मतलब यहाँ बहुत ठंड होता है ना। चलो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी था। अच्छा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया? भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा बांटा गया है। जिसमें पहला भाग क्या है? पट्टी। क्या है? ऊपर पट्टी। इसको कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। दूसरा क्या है? आवरण। इसको कहते हैं मेंटल। मेंटल। मेंटल नहीं, मेंटल। तीसरा क्या है? केंद्रीय भाग। क्या है? केंद्रीय भाग। इसको क्या कहते हैं? कोर। क्या कहते हैं? कोर। केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? कोर। भूपर पट्टी जो है ऊपरी सतह से लेकर जमीन के अंदर तक कितने किलोमीटर तक? 34 किलोमीटर तक रहती है। मतलब भूपर पट्टी की यही परिभाषा है कि धरती की धरातल से लेकर जमीन के अंदर तक ये 34 किलोमीटर तक है। ये क्या कहलाता है? भूपर पट्टी। अच्छा, ये भूपर पट्टी की एक खास विशेषता है कि यह बैसाल्ट चट्टान से बना होता है। कौन सी चट्टान से? कौन सी चट्टान से? बैसाल्ट चट्टानों से बना। कौन? भूपर पट्टी। कौन? भूपर पट्टी। कौन? भूपर पट्टी। भूपर पट्टी को भी 2 भागों में बांटा गया है। सियाल। पहला भाग है सियाल और दूसरा भाग? सीमा। पहला भाग सियाल। दूसरा भाग? सीमा। चलो, अब हम सियाल के बारे में जानते हैं। भाई, सियाल क्या होता है? बताओ, सियाल क्या यह है? सिलिकॉन और यहाँ पर सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम का क्षेत्र होता है। हाँ, एल्यूमिना का क्षेत्र होता है। कहाँ? सियाल में। अच्छा, भूपटल की रचना सामग्री के बारे में भी बताए थे कि हमारे भूपटल की जो रचना सामग्री है, कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, उसमें क्या क्या चीजें, इसके बारे में भी बताए थे। जिसमें कि 8 ऐसे तत्वों से मिल करके बना हुआ है जो पूरे भूपटल का 98% है। समझ में आया? जिसमें मैंने बताया था कि भूपटल की रचना सामग्री में, रचना सामग्री का मतलब जैसे हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं ना, तो उसमें पूजा सामग्री की जरूरत पड़ती है। धूप है, अगरबत्ती है, दिया है, तेल है, कपूर है, पड़ता है। दूध, घी नहीं पड़ता है। हाँ, इसी प्रकार से धरती जो बना है, पृथ्वी जो बना है, इसका भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रचना करने के लिए परमात्मा ने इसके अंदर कोई जरूरी सामान भरे हैं जो जीव जंतुओं के लिए लाभदायक भी है, कुछ हानिकारक भी है। जिसमें ऑक्सीजन के बारे में है। ऑक्सीजन कितना है? 46.60%। कितना? 46.60%। ये वायुमंडल की बात नहीं हो रहा है, ये धरातल, धरती की बात हो रहा है ना, कि धरती के अंदर भी ऑक्सीजन की मात्रा है। अगर ऑक्सीजन की नहीं मात्रा रहेगा तो बहुत सारे जीव जंतु धरती के अंदर भी निवास करते हैं। पता है आप लोग को? कीड़े मकोड़े, वो कैसे जीवित रहेंगे, है ना। ये बात अलग है कि उसको उतने ही ऑक्सीजन से काम चल जाता है। हम लोग की तरह उसका नाक इतना बड़ा बड़ा दरवाजा नहीं है ना उसका एकदम छोटा छोटा रहता होगा ताकि उसको कम ऑक्सीजन में काम चल जाता होगा। ऑक्सीजन कितना है बताओ? 46.60%। सिलिकॉन 27.72%। ऑक्सीजन है 46.60% और सिलिकॉन कितना है? 27.72%। ठीक है, दूसरी बार जब बोले तो हमें बोलने देना। एल्यूमिनियम क्या है? कितना है? 8.13% क्या है? पहला बोले ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा 46.60 है। दूसरा सिलिकॉन है, उसका मात्रा 27.72 है। तीसरा एल्युमिनियम है, 8.13 है। लोहा कितना है? चौथा लोहा 5%। लोहा 5%। लोहा 5%। कैल्शियम कितना है? 3.63%। लोहा 5%। लोहा 5%। कैल्शियम 3.63%। सोडियम 2.89%। सोडियम 2.89%। 2. 89%।
सोडियम 2.83%। 83%। अब पोटेशियम 2.59%। पोटेशियम 59%। पोटेशियम 2.59%। मैग्नीशियम 2.09%। पहला ऑक्सीजन था, हाँ। दूसरा दूसरा था सिलिकॉन था, हाँ। तीसरा एल्युमिनियम। चौथा मतलब पहला क्या था, ऑक्सीजन। दूसरा क्या था, सिलिकॉन। तीसरा क्या था, एल्युमिनियम। चौथा क्या था, पांचवा, कैल्शियम। छठा पोटेशियम। सोडियम, सोडियम। सातवां, पोटेशियम। आठवां, मैग्नीशियम। कितने हुए 8। टोटल कितने तत्व? ये 98%, 98% भाग में ये फैला हुआ है। समझ में आया? बाकी 2% में और भी तत्व है। कौन कौन तत्व बता सकते हो? टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस। सल्फर, कार्बन, निकेल। हाँ, 8 जो शेष है वो मैं बता रहा हूँ। शेष में टाइटेनियम आ गया 1, हाइड्रोजन आ गया 2, फास्फोरस आ गया 3, मैग्नीज आ गया 4, सल्फर आ गया 5, कार्बन आ गया 6, निकेल आ गया 7, आदि भी है और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7 ऐसे तत्व हैं जो 2% भूपटल में फैला हुआ है। बाकी 98% भूपटल में 8 तत्वों की अधिकता है। समझ में आ गया बात? चलो, तो इसी के साथ आज का ये सेवा समाप्त होता है कि नहीं? और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बढ़िया से याद कर लिए हैं, नहीं? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।